हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बालाजी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं सिद्धार्थ पांडे एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से काफ़ी हद तक मिलता जुलता टॉपिक है। ये लॉ स्टूडेंट के लिए तो बेहद इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल लॉ स्टूडेंट के अलावा जो व्यक्ति लॉ या ऑफेंस में रुचि रखते हैं कि कौन सा घटना घटित होने पर कौन सा ऑफेंस बन जाता है, अगर उनका इंटरेस्ट इसमें है तो उनके लिए भी काफ़ी हद तक बेहद इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। आज हम बात करते हैं दंगा और बलवा, यानी कि आज हम मिलकर दंगा और बलवा करेंगे। मतलब हमारा आशय दंगा बलवा से ऐसा नहीं है कि विधि विरुद्ध कार्य करना है। हम आज दंगा और बलवा के स्टडी के बारे में बात करेंगे कि कब कौन सा कार्य करने पर वो बलवा यानी कि रियोटिंग का ऑफेंस कमिट करता है और कब दंगा यानी कि एफ्रे का ऑफेंस कमिट कर देता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये आईपीसी में कहाँ डिफाइंड है। तो आईपीसी का जब हम चैप्टर 8 देखते हैं तो चैप्टर 8 में बताया गया है, जो कि सेक्शन 141 से लेकर 160 तक में डिफाइंड है। वहाँ पे लोक प्रशांत के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। जब हम सीआरपीसी का चैप्टर 10 देखते हैं तो वहाँ पर भी लोक प्रशांत और व्यवस्था बनाए रखना चैप्टर 10 में धारा 129 से लेकर 148 तक में डिफाइन किया गया है। वहाँ भी इसका प्रोविजन बताया गया है कि लोक व्यवस्था के विरुद्ध कैसे परिशांति बनाए रखेंगे। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था सेम उसी पैटर्न पे आज का टॉपिक है। जैसे सामान्य आशय में दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी, दो या अधिक व्यक्तियों की, वैसे ही सेम दंगा कमिट करने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे सामान्य उद्देश्य में 5 या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी, वैसे ही हमें बलवा कमिट करने के लिए भी 5 या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम बलवा का डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पे मिलता है हमें कि 5 या अधिक व्यक्ति जब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होकर सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पे बलवा का ऑफेंस कमिट हो जाता है। आइए देखते हैं हम बैक्ट के डेफिनेशन को। सेक्शन 146 रियोटिंग, whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object or such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting। यानी कि बलवा का जब हम डेफिनेशन देखेंगे वहां पे लिखा है बलवा करना 146 में बताया गया है, और उसमें बताया गया है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि विधि विरुद्ध जमाव 141 और सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में यानी कि 141 और 149 का सम्मिश्रण इस धारा में आपको मिलेगा। और उसी को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे और उसमें बल या हिंसा का प्रयोग कर देंगे तो वहां पे जो है रियोटिंग यानी कि बलवा का ऑफेंस कमिट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं धारा 159 जो कि एफ्रे की बात करता है। एफ्रे यानी कि दंगा। देखने में ये शब्द तो बहुत बड़ा, बहुत भयानक, भयावह टाइप का लगता है कि फला जगह दंगा हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कॉमन लैंग्वेज में हम सुनते हैं कि दंगा हो गया है, वहां पर कॉमन व्यक्ति के लिए ये बहुत भयानक शब्द है। लेकिन अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आपने लॉ पढ़ा है तो
दंगा बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब दो व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर आपस में लड़कर लोक शांति को भंग कर दें तो वो दंगा की श्रेणी में आता है। काफी इजी और आसान ऑफेंस है जो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो आइए हम देखते हैं दंगा के डेफिनेशन को। दंगा यानी कि एफ्रे को 159 इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। एफ्रे क्या कहता है, आइए देखते हैं इसको। 159 एफ्रे, व्हेन 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray। यानी कि जब हम दंगा की परिभाषा को देखते हैं तो क्लियर कट 1 से 1.5 लाइन का डेफिनेशन है धारा 159 में। दंगा जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। आईपीसी की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है और दंगा की परिभाषा में बताया गया है कि जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। जितना छोटा शब्द, जितना भयानक शब्द, उतनी ही आसान इसकी परिभाषा और इसको समझना है। तो कहने का मतलब ये था, जब हम कॉमन इंटेंशन को पढ़ते हैं वहां पे 2 या अधिक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। सेम टू सेम यहाँ पे दंगा भी 2 या अधिक व्यक्ति की बात करती है। और जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि सामान्य उद्देश्य को पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो है 5 या अधिक व्यक्ति की बात की गई है। ऐसे ही जब हम बलवा देखते हैं तो वहां पे भी 5 या अधिक व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे इसके डिफरेंसेस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दंगा करने के लिए हमें कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। 2 व्यक्ति जब पब्लिक प्लेस में लड़कर विघ्न पैदा कर दें, न्यूसेंस पैदा कर दें, पब्लिक न्यूसेंस पैदा कर दें, तो वो दंगा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही जब हम बलवा करेंगे तो वहां पे कम से कम हमें 5 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। 5 व्यक्ति जब विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होकर विधि विरुद्ध उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग कर देंगे, वहां पर बलवा का ऑफेंस कमिट हो जाएगा। दूसरा बेसिक डिफरेंस ये है कि दंगा जो है वो सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए, जबकि बलवा के लिए कोई भी स्थान हो सकता है, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे प्राइवेट स्थान हो, किसी भी स्थान पर बलवा किया जा सकता है। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दंगा देखेंगे। तीसरे पॉइंट में दंगा कहता है कि लोक शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है दंगा के ऑफेंस में। यहीं पे जब हम बलवा का ऑफेंस देखेंगे तो बलवा में लोक शांति भंग होने की आशंका बिल्कुल नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। दंगा जो है केवल सार्वजनिक स्थान पर झगड़े तक ही सीमित है, जबकि बलवे में अनेक अवैधानिक कार्य किए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, दंगा में हम अगला पॉइंट देखेंगे। दंगा जो है 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच 2 तरफा होता है, जबकि अगर हम बलवा देखेंगे तो बलवा जो है वो एक तरफा किया जाने वाला ऑफेंस है, एक तरफ से ही कमिट किया जाता है। और दंगा जो है वो दोनों तरफ से, इन द सेंस कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हैं। लड़ने में केवल गाली गलौच या तू तू मैं शामिल नहीं होना चाहिए, हाथ पैर लाठी डंडे इन सब का भी इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे तरीके से यदि 2 व्यक्ति आपस में पब्लिक प्लेस में लड़ते हैं और पब्लिक प्लेस में लड़ने के बाद वहां पर न्यूसेंस पैदा कर दे जिससे लोगों के आने जाने में विघ्न उत्पन्न हो, वो दंगा का ऑफेंस कमिट कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों हमने सेम डिफरेंसेस पे, जो पिछला वीडियो था उसके सेम डिफरेंसेस पे आज का डिफरेंस देखा। जैसे कि आशय में कितने व्यक्ति लगते हैं, सेम टू सेम दंगा में उतने व्यक्ति लगेंगे। और जब हम देखते हैं
सामान्य उद्देश्य में कितने व्यक्ति लगते हैं, उसको उठा के अगर हम बलवा के समक्ष रख दें तो बलवा में भी सेम टू सेम उतने ही व्यक्ति लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कई जगह मिलेगा आईपीसी की धाराओं में, और इससे रिलेटेड जब कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे सीआरपीसी की धारा 129 से लेकर 148 तक का कॉन्सेप्ट वहां पे हमें चैप्टर 10 में मिलता है, लोक व्यवस्था और परिशांति बनाए रखना। ऐसे ही कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जहां पे व्यक्तियों की संख्या और उनके ऑफेंसेस मायने रखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा था आशय उद्देश्य से रिलेट करके बताना दंगा और बलवा को। तो जहां तक हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से दंगा बलवा को समझने में आसानी हुई होगी, और पिछले वीडियो से सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को समझने में आसानी हुई होगी। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को आसान करना, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम चलते हैं इस सेगमेंट के समापन की ओर, और आपको एक छोटा सा टास्क देते हैं कि अभी जो हमने 146 में बलवा यानी कि रियोटिंग और 159 में दंगा यानी कि एफरे के बारे में पढ़ा, उसके परिभाषाओं के बारे में पढ़ा कि दंगा और बलवा होता क्या है, इसके संबंध में आईपीसी में दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया है और वो पनिशमेंट क्या है बलवा और दंगा की, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप लॉ से रिलेटेड पर्सन हैं तो आपके लिए ये चुटकियों का खेल है, लेकिन यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं यानी कि लॉ के स्टूडेंट या लॉ के फील्ड से नहीं हैं, तो आप इन जनरल नॉलेज के लिए, लोगों को बताने के लिए और ऐसे होने वाले ऑफेंसेस को रोकने के लिए अपनी जानकारी में ये बात रख सकते हैं कि दंगा और बलवा का पनिशमेंट किन धाराओं में दी गई हैं। इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के किस धारा में बलवा और दंगा के ऑफेंस का दंड बताया गया है और कितना दंड दिया जा सकता है, इसके बारे में आप हमें जरूर हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों ध्यान रखें कि यदि एक बार आपने कमेंट करके बता दिया तो आपको ये अच्छी लाइफ, पूरे जीवन आपको ना तो ये सेक्शन भूलेगा, ना ही इस सेक्शन का डेफिनेशन भूलेगा, ना ही किस सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है और किस सेक्शन में इसका पनिशमेंट है और पनिशमेंट कितना है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। यदि आप एक बार इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देते हैं तो आप विश्वास मानिए कि सारा जीवन आपको ये कभी नहीं भूलने वाला कि दंगा और बलवा का डेफिनेशन कहाँ पे है, दंगा और बलवा का दंड किस धारा में बताया गया है और दंगा और बलवा का दंड कितनी मात्रा में अधिरोपित किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है कई सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमें एक्ट के जो सेक्शंस दिए हैं, मार्जिनल हेड्स दिए हैं कि कौन से नंबर पे क्या डिफाइन किया गया है। कई सारी क्वेरीज उसके लिए हमारे पास आई कि सर वो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। इसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और काफ़ी आसान से आसान तरीके से हम इसके बारे में मंथन करने के उपरांत कुछ ऐसा प्रोवाइड करेंगे जिससे आप सभी की समस्याएं हल हो सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में किसी नए डाउट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।